जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 11वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 10 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान देना। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची 1 है उपनाम और सूची 2 में उनका क्या दिया है, नाम। तो यहाँ पे ध्यान देना, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। और ध्यान देना, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति अर्थात भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महामना की बात करें तो महामना मदन मालवीय। ठीक है, ए वाला। ठीक है, सी का 1 से हो जाएगा। और भारत का लौह पुरुष, ध्यान देना, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो ए का 5 से हो जाएगा, बी का 3 से हो जाएगा, सी का 1 से और डी का किससे हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इसको मैच करा लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखना। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी। ठीक है, दो अस्पात एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत किया था, तो ध्यान देना ये प्रथा शुरुआत किया था जहांगीर ने। ठीक है, किसने शुरुआत किया था, जहांगीर ने ये प्रथा शुरुआत किया था। और याद रखिए क्या होता है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पात, ठीक है, बिना जात पात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, बिना जात पात या पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, किसमें, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा में। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। ठीक है, चलिए तो 2 नंबर का आप बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 3 नंबर में इन्होंने कहा है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो ध्यान देना, जो दिल्ली का सुल्तान बलबन था उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें सुल्तान बलबन का पूरा नाम तो गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की वागडोर संभाली थी। ठीक है, उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, इल्तुतमिश की भांति। ध्यान देना, इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। और बलबन ने ही क्या किया था, सिजदा पाबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। ठीक है, सिजदा पाबोस प्रथा का क्या किया था, प्रारंभ किया था। चलिए तो 3 नंबर का सी वाला याद रखिएगा। बाकी अगर इल्तुतमिश की बात करें तो ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था और कुतुबुद्दीन क्या था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन्होंने 4 नंबर में क्या कहा, ध्यान देना। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो ध्यान देना विक्रमशिला, ध्यान देना विक्रमशिला नामक है प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना, ध्यान देना, किसने किया था, तो धर्मपाल ने। किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। इसको याद रखिएगा, जो कि पाल वंशीय शासक था। ठीक है, पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने, जिसका कार्यकाल 770 से 810 ईस्वी माना जाता है, द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, तो 4 का आप लोग याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न की बात करते तो उन्होंने क्या कहा 5 नंबर में, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा एरड़ से। ठीक है, कहाँ से, एरड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। तो 5 का ए वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जो मृत्यु हुआ था तो राजगृह, जिसको राजगीर यानी कि पावापुरी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। ठीक है, राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म की बात करें तो ध्यान देना, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कुंडलगरम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान में महावीर ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, ध्यान देना, जो चौथा आर्य सत्य था, ध्यान देना, 4 आर्य सत्य बताए थे जो पार्श्वनाथ ने। कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां जोड़ा था, क्या? तो ध्यान देना, 5वां इन्होंने क्या जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5वां किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। ठीक है, जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो 24वें। और जैन धर्म के क्या है? वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, तो 6 का सी वाला याद रखिएगा। 7 की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या है? तो ध्यान देना, उसका नाम है लुई फिशर। ठीक है, उसका नाम क्या है? लुई फिशर है, जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 से इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका दिया गया है ए वाला, ये आपका सही हो जाएगा। क्या है? लुई फिशर, ये पत्रकारिता 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कि अमेरिकी पत्रकार था, महात्मा गांधी के साथ था। वेब मिलर की अगर बात करें तो ध्यान देना, 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा के समय ये पत्रकार जो है महात्मा गांधी के साथ था। कौन सा? वेब मिलर, ये दांडी मार्च यात्रा के दौरान 12 मार्च 1930। ठीक है, तो 7 का ये वाला याद रखिएगा, कौन सा? लुई फिशर। ठीक है, चलिए 8 नंबर में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा 1939 में की थी। ठीक है, कब किया था? 1939 में। तो आप डी वाला आपका सही हो जाएगा। बात करें अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वह अखिल भारतीय नागरिक सेवा ICS परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1938 में हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो 8 का डी वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, तो 9 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो 10 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो ध्यान देना, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1813 ईस्वी में। याद रखिएगा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनियों, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो 10 का सी वाला याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 11 नंबर में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना।
इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, 11 नंबर में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, कि निम्नलिखित में से ब्लू प्लेनेट, ठीक है, किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। ब्लू का मतलब नीला, प्लेनेट का मतलब हो जाएगा ग्रह, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि क्या आता है, चमकीला। ठीक है, चलिए, तो 11 का बी वाला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तिब्बती पठार। ठीक है, कौन सा है, तिब्बती पठार है। इसका विस्तार मुख्यतः चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, तो मुख्यतः चीन के तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। तो 12 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, तो याद रखिएगा कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकश हिमालयी श्रृंखला के अंग है, जबकि अरावली, अरावली जो है इस श्रृंखला का अंग नहीं है। तो 13 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 14 में इन्होंने कहा कि भारत के, ध्यान देना, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी अंतरिम। ठीक है, कन्याकुमारी अंतरिम। ध्यान देना, भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है, कन्याकुमारी। ठीक है, अगर बात करें इधर तो जो आपका पूरब वाला है तो किबिथी वलांगू, और पश्चिम वाला तो गौरमोता। ठीक है, चलिए, और बाकी ऊपर की बात करें उत्तर साइड में तो इंदिरा काल हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 15 नंबर में इन्होंने क्या पूछा है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को, ध्यान देना, दो आब कहते, क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। तो 15 नंबर का आप लोग सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो याद रखिएगा 1 रुपए के नोट पर भारतीय वित्त सचिव अर्थात वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, 1 रुपए कौन जारी करता है, तो भारतीय वित्त सचिव, और उससे अधिक जो होगा वो कौन जारी करे, भारतीय सरकार। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन्होंने क्या कहा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था, यानी कि केसीसी। ठीक है, केसीसी, ठीक है, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ कब किया गया था। तो याद रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ जो किया गया था सन 1998 से 99 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से 1999 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना था, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो 17 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए, 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, अगर बात करें 2021-22 के बजट के अनुसार तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कर भारत सरकार, ध्यान देना, राजस्व में योगदान 15% करते हैं। ठीक है, बजट 2021-22 के अनुसार जीएसटी जो है कर राजस्व में योगदान 15%। ठीक है, कितना जीएसटी कितना करता है राजस्व में, तो 15% करते हैं योगदान, जबकि आय कर 14%, निगम कर 13% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8% का योगदान करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा आपका हो जाएगा, डी वाला, वस्तु एवं सेवा कर, क्या, जीएसटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीएसटी, ये केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत
है, ठीक है, क्योंकि 2021-22 के बजट के अनुसार 15% केवल इसी का योगदान था। जीएसटी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 को ये भारत में लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 19 नंबर में इन्होंने क्या कहा कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरुआत हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से प्रारंभ हुई, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1957 से, ठीक है। 1 अप्रैल 1957 से इसका प्रारंभ माना जाता है। और भारत में ध्यान देना वित्तीय वर्ष कब माना जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो 19 का आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि 20 नंबर में इन्होंने कहा कि नई अर्थव्यवस्था नीति, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, नई अर्थव्यवस्था नीति NEDP के, ध्यान देना NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को में उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान देना ये 18 जनवरी 2017 को मिजोरम में, ठीक है, कहाँ पे, मिजोरम में क्या किया गया, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति NEDP के अंतर्गत उद्यमिता विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो 20 का आप लोग बी वाला याद रखिएगा। चलिए 21 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। चलिए इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन या संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। कौन सा, ध्यान देना, मिनी संविधान माना गया है। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे ही मिनी या लघु संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेद में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, ठीक है। और इसी के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। तो चलिए 21 का सी वाला आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान देना मूल अधिकार पहले 7 थे, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कौन कौन सा, इक्विलिटी, ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, समानता का, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे अगर बात करें तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। आगे बात करें तो आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक आपका क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो पहले आपका जो मूल अधिकार था वो कितना था, 7, परंतु 7वां मूल अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काट करके अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया, ठीक है। तो 22 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 23 की बात करते, क्वेश्चन नंबर 23। इन्होंने कहा है, ध्यान देना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो याद रखिएगा जो आपका है यहाँ पे कौन सा, भाग 4, ठीक है, जो संविधान का भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या किया गया है, तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। तो 23 का सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 24 की बात करते हैं हम लोग। 24 में इन्होंने क्या कहा है, तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, ठीक है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का क्या आशय है। तो याद रखिएगा स्थानीय सरकार, ठीक है, विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण, यानी कि ध्यान दीजिएगा लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होना है। हमारे देश में अगर बात किया जाए अपने देश में, ठीक है, अपने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें पंचायती राज का गठन किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में। तो याद रखिएगा, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण कहाँ से क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार से। ठीक है, तो 24 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 25 में इन्होंने क्या कहा कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है। अगर बात करें तो अंतिम अपीलीय न्यायालय आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से जो आपका होता है, जो तीन स्तरों में न्यायालय आपके क्या होते हैं, बटे होते हैं। ठीक है, कितने में, 3 स्तरों में आपके बटे होते हैं। सबसे ऊपर आपका हो जाएगा क्या, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हो जाएगा हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो 25 का याद रखिएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते इन्होंने क्या कहा कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। और बाकी जल एक माध्यम है, वायु माध्यम है, स्टील माध्यम है, तो यहाँ से जा सकती है। क्योंकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य, और अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि किस में नहीं चल सकती है, निर्वात में। तो डी वाला याद रखिएगा 26 का। 27 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में RAM का पूरा नाम क्या है। याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक प्रकार का अस्थाई मेमोरी होता है। तो 27 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड है ROM। ठीक है, ROM रीड। ठीक है, रैम और रोम, रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। ठीक है, चींटी के काटने में क्या होता है, मौजूद होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। तो याद रखिएगा, फार्मिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड जो होता है चींटी के काटने में मौजूद होता है। चींटी के डंक में उपस्थित तरल में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल के कारण ही चींटी के काटने पर जलन होने लगता है। तो 28 का ये वाला याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर की बात करते तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, इन्होंने कहा 29 नंबर में, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ठीक है, कौन सी, फीमर हड्डी। ध्यान देना, उरु अस्थि जो कि जांघ में पाई जाती है, तथा शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, तो 29 का भी वाला याद रखिएगा। 30 नंबर की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया। ठीक है, चेचक के लिए, किसके लिए, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया, एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और एक प्रकार का कैसा होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।